Hello, learners. Greetings of the day. I'm your educator, Mr. G. Vishwar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. ये ब्लूप्रिंट का सीरीज़ है. आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देख चुके हैं, where I have discussed what is measurement, assessment and evaluation, what is a test, 6 steps of construction of an achievement test, जहाँ पे हमने 5 स्टेप देख चुके हैं और ब्लूप्रिंट कैसे डिज़ाइन करना है वो भी कर चुके हैं. और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डू आइटम एनालिसिस, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सीरीज, हाउ टू डू आइटम एनालिसिस. बिफोर डूइंग टुडेज लेसन, I want you to have a look on the summary of the last 2 lectures where we have discussed while preparing the test items, they must be appropriate for the learning outcomes to be measured. Learning outcomes को देखना है. Should measure all types of instructional objectives, सारे knowledge, understanding, application skill या expression वाला लैंग्वेज के लिए. और कंटेंट एरिया, होल कंटेंट एरिया को भी नज़र में लाना है. Should be free from ambiguity. While you are preparing, writing the questions, it should be free from ambiguity. That means multiple interpretation of meaning. अगर एक क्वेश्चन का बहुत सारा मीनिंग आ रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए. Should be appropriate difficulty level. डिफ़िकल्टी लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. Must be free from technical errors and irrelevant clues. Irrelevant clues and technical errors वो भी नहीं होना चाहिए. Should be free from any racial, ethnic and sexual biasness. क्वेश्चन पेपर में ये सारे चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए when you are preparing the test items. Or instruction about the time allowed for answering questions should be clearly mentioned. कितने टाइम के लिए क्वेश्चन पेपर है और हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट क्या होना चाहिए. रिकॉर्डिंग आंसर मस्ट बी इंक्लूडेड. इधर बच्चों को सेपरेट शीट में आंसर करना है या टेस्ट बुकलेट में लिखना है, वो भी मेंशन हो जाना चाहिए. और गेसिंग शुड बी गिवन क्लियरली. गेसिंग जो है मतलब वाइल्ड गेसिंग अगर बच्चे करेंगे उसके लिए पेनल्टी है, माइनस मार्किंग है या निगेटिव मार्किंग है, वो आपको बता देना चाहिए. क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इसी ढंग से होगा. सो ऑल 6 स्टेप्स ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के साथ, और डिज़ाइन कैसा हुआ था, ब्लूप्रिंट कैसे बनाए थे, क्वेश्चन हमने कैसे लिखा था, मार्किंग स्कीम भी लिखना आपने सीख गए. और आज देखेंगे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, जिसको हम आइटम एनालिसिस बोलते हैं. वो क्या है देखते हैं. क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, उसको भी हम बोलेंगे कि इवैल्यूएटिंग द टेस्ट. आइटम एनालिसिस, वहाँ पर हम देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल एंड टेस्ट इफेक्टिवनेस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. वैलिडिटी मीन्स हाउ गुड एंड डिपेंडेबल द टेस्ट इज, उसको वैलिडिटी बोलते हैं. और रिलायबिलिटी क्या है, हाउ कंसिस्टेंट द टेस्ट इज फ्रॉम वन मेजरमेंट टू द अदर. अगर वो टेस्ट को एक ग्रुप से लेकर के दूसरा ग्रुप तक अगर डिफरेंट टाइम में आप अप्लाई करोगे, रिजल्ट्स वही रहेंगे, बराबर में आएंगे, तो मतलब वो रिलायबल है, टेस्ट रिलायबल है. ठीक है. और टू डिटरमाइन द यूजेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, वो भी देखना चाहिए इवैल्यूएशन में. मतलब हाउ फार अ टेस्ट इज यूजेबल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, टाइम एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने थोड़ा बहुत बताया था लास्ट लेक्चर में. अब देखते हैं आइटम एनालिसिस. आइटम एनालिसिस क्या है, when to do the item analysis, why do we do the item analysis, and what do you demonstrate in item analysis. ये 3 चीज़ पहले देख लेते हैं. when, कब करेंगे ये. soon after the blueprint is designed. blueprint बन गया, आइटम्स आपने लिखना शुरू कर दिया, रिवाइज किया आइटम को, केयरफुली एडिट किया उसको, एंड एक सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर उसको ट्राई आउट भी किया.
ठीक है। ये सारे चीज़ करने के बाद दे आर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसीजर कॉल्ड आइटम एनालिसिस। लिखना और ट्राई आउट के बाद आइटम एनालिसिस होता है। क्यों करते हैं आइटम एनालिसिस? आइटम एनालिसिस वी वांट टू नो द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मैंने बताया है रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखने के लिए, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? टू चेक इज देयर एनी इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा है क्या, कम है क्या, उसको देखना है। आर देयर एनी पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स, वहाँ पर पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स है क्या, वो भी देखना है। आर द बेस्ट टेस्ट आइटम्स इनअप्रोप्रिएट फॉर द आउटकम्स बीइंग मेजर्ड। जो आउटकम्स हम मेजर करने के लिए चाहते थे वो आउटकम्स हम मेजर कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, इसको सारा जानने के लिए हम आइटम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये आइटम एनालिसिस क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इफेक्टिवली अ गिवन टेस्ट आइटम फंक्शंस विद इन द टोटल टेस्ट to determine whether an item was too easy or too difficult या hard। ये easy है, ज़्यादा easy है या ज़्यादा difficult है, वो भी देखना चाहिए। और आइटम एनालिसिस से पता चलेगा कि determine to what extent it was able to discriminate between the high achievers and low achievers। जो ऊपर वाले बच्चे हैं या निचले वाले हैं, उसके अंदर जो बीच का जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेट कितना करता है। खाली ये ऊपर वाले बच्चे के लिए है या नीचे वाले बच्चे के लिए है या दोनों के लिए है, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करता है आइटम एनालिसिस, ठीक। अब आइटम एनालिसिस को हम दो डायमेंशंस के अंदर देखते हैं। एक है डिफ़िकल्ट लेवल, एक है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिफ़िकल्टी लेवल को हम फैसिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को हम आइटम वैलिडिटी बोलते हैं। ये टर्म को आप थोड़ा ध्यान में रखिए सो दैट वी विल प्रोसीड, ठीक है। आइटम एनालिसिस पहले डिफ़िकल्टी लेवल में देखते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल मतलब फैसिलिटी इंडेक्स भी उसको कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइटम करेक्टली। कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट ये आइटम को, जो क्वेश्चन आपने डाला है, जो टेस्ट आइटम डाला है, कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट दे हैव अटेंडेड रिस्पॉन्डेड इट करेक्टली, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ देम करेक्टली, परसेंटेज में। उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डिफिकल्टी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय डी इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई एन इंटू 100। आर बाई एन इंटू 100। आर क्या है? द नंबर ऑफ पीपल्स हु गेट देम राइट, आइटम्स करेक्ट किया है, आइटम्स को करेक्ट किया है, वो है आर। और एन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव ट्राइड द आइटम, मतलब वो ट्राई किया है, एन है। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है डी के साथ। देखते हैं, हाँ, एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें शॉर्टन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड ए क्वेश्चन। कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्वेश्चन को। इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी दिस, डी इज इक्वल टू आर बाई एन माइनस एन आर। आर बाई एन माइनस एन आर। एन आर मतलब जो स्टूडेंट्स है, एन आर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, और एन है द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव ट्राइड द आइटम। आर जो है वो द सेम आर इन द फर्स्ट केस, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु गेट द आइटम राइट। तो ये दो फॉर्मूला का आप थोड़ा नोट कर लीजिए। नोट करने से हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे, एक सिचुएशन लेकर के, तब हम देखेंगे कि ये कैसा काम करता है, द फर्स्ट वन, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर थोड़ा देखते हैं ये कैसे काम कैसा करता है। मानिए हमने एक टेस्ट में 35 टेस्ट पेपर्स को लिया। लेट अस टेक 35 टेस्ट पेपर्स फ्रॉम फॉर आइटम एनालिसिस के लिए हम 35 टेस्ट पेपर्स लेते हैं। और वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, टेस्ट को ट्राई आउट किया था, वो 35 है, ठीक है। वो 35 को आप अरेंज करिए पहले। अरेंज ऑल 35 टेस्ट पेपर्स फ्रॉम हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर टू लोएस्ट स्कोर।
स्टेप में बता रहा हूँ कैसे एनालिसिस करते हैं, आइटम एनालिसिस, जो मतलब फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल जानने के लिए। हाईएस्ट से लोएस्ट तक आप उसको अरेंज कर दीजिए। मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर से उसको अरेंज करिए पहले। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट 1/3 ऑफ द टोटल पेपर। अभी 35 है टोटल पेपर, आप उसका 1/3 ले लीजिए पहले। 1/3 कौन सा, मतलब 1/3 ऑफ द टोटल पेपर कितना आता है, 12 3 जा 36, 12 आ रहा है। सो 12 टेस्ट पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर, ये हाईएस्ट स्कोर वाला को ले लीजिए, 12 हाईएस्ट स्कोर वाला, ठीक है। और उसका आप नाम दे दीजिए, क्या है वो, है अपर ग्रुप। अपर ग्रुप जिन बच्चों का रिजल्ट्स अच्छा है, द टॉप 12, दैट मीन्स 1/3 ऑफ द टोटल 35 आपने ले लिया पहले, ठीक। ऑल्सो सिलेक्ट द लोअर ग्रुप ऑफ द सेम नंबर, आप लोअर ग्रुप का भी 1/3 ले लीजिए, वो भी 12, लोअर स्कोर को, वो लोअर स्कोर वाला। तो ये दोनों ले लिया आपने। रेस्ट ऑफ द 1/3 जो बच गया है, 11 जैसा पेपर है, 12 12 24 एंड 11 35, वो 11 का छोड़ दीजिए, वो मिडिल ग्रुप है, नीड नॉट नीडेड, यू डोंट नीड इट, ठीक है, नीड नॉट बी यूज्ड। वो 11 आप उसको छोड़ दीजिए। आपने ऊपर से ले लिया 1/3, नीचे से ले लिया 1/3, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे फिर। फॉर ईच आइटम अभी क्या करना है, हर आइटम के लिए काउंट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द अपर ग्रुप हु हैव सेलेक्टेड द राइट आंसर, अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर फॉर द लोअर ग्रुप ऑल्सो। देखते हैं, सपोज हमने एक आइटम, एक नंबर 1 आइटम लेते हैं, नंबर 1 आइटम को चूज करते हैं, जो क्वेश्चन है उसका ट्राई आउट हो गया है, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको काउंट करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था और उसका अल्टरनेटिव ए बी सी डी करके था, और उसका आंसर जो था वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर था बी। अपर ग्रुप हमने कहा है, अपर ग्रुप वाला 1/3 पोर्शन का जो हमने चूज किया था, 12 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 35, आपने देखा कि वहाँ पर ए रेस्पेंस को 0 और बी रेस्पेंस को 9 पीपल एंड सी रेस्पॉन्स को 2 जन, डी रेस्पॉन्स को 1 जन, ठीक है, ठीक है। और लोअर जो है, लोअर उन 12 का अब देखते हैं, वहाँ पर ए चॉइस को 4 जन और बी चॉइस को 3, 2 चॉइस को, सी चॉइस को 2 और डी चॉइस को 3, ऐसा करके सिलेक्शन उन्होंने जो चॉइस में लिखा है, आपने ये काउंट कर लिया, देख लिया फ्रॉम द अपर 12 एंड द लोअर 12। अब क्या करेंगे, कंप्यूट द आइटम डिफिकल्टी लेवल बाय परसेंटेज ऑफ पीपल्स, जो हमने बताया था, परसेंटेज ऑफ पीपल्स हु गेट द आइटम करेक्ट राइट इन द अपर एंड द लोअर ग्रुप, ठीक है। अब जो फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू क्या है बताइए, यहीं पर है, लिखा था मैंने, R/N इंटू 100, R/N इंटू 100। R कितना है, R क्या है, देखिए, R इज द नंबर ऑफ पीपल्स हु गेट द आइटम करेक्ट। कितने जन करेक्ट किए हैं ये डेटा से, 9 + 3 इज इक्वल टू 9 + 3, ये नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 24, हमने 12 अपर एंड 12 लोअर से लिया है, कितना हुआ 12, 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। 50% ये आया डिफिकल्टी लेवल। सिंस द डिफिकल्टी ऑफ एन आइटम इज परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग द आइटम राइट, जितने बच्चे राइट किए हैं उनको लेकर के आपने ये फॉर्मूला निकाला है,
ये आ गया, एक फिगर हमने रखा है आइटम नंबर 1 के लिए। ठीक इसी तरह आप हर आइटम को आप ऐसे एनालिसिस करते जाएंगे, जितना सारा क्वेश्चन भी आपके पास है ट्राई आउट के बाद, वो स्कोर शीट को आप लेकर के देखना है। अब देखिए, प्रोसीजर तो हमने बता दिया कैसे करना है। सिंस डिफिकल्टी लेवल ऑफ एन आइटम इज परसेंटेज ऑफ पीपल्स गेटिंग द आइटम राइट, स्मॉलर द परसेंटेज मोर डिफिकल्ट द आइटम। परसेंटेज जितना कम होगा उतना डिफिकल्ट होगा आइटम। ग्रेटर द परसेंटेज लेस डिफिकल्ट द आइटम। ये रहा आपका मतलब समरी ऑफ द आइटम एनालिसिस डिफिकल्टी लेवल का जो रिजल्ट है, आप इसी ढंग से उसको लेना है। नॉर्मली आइटम हैविंग द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन 20% and 80% आर इंक्लूडेड इन द टेस्ट। 20 से 80 तक अगर डिफिकल्टी लेवल कोई क्वेश्चन का है तो आप उसको इंक्लूड करते हैं टेस्ट में, वो आइडियल टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, सो डिफिकल्टी लेवल को इस वजह से क्या कहा जाता है, मैंने एक टर्म बताया था फैसिलिटी इंडेक्स, उसको फैसिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। क्यों? What percentage of peoples did it rightly? That means attended the item correctly with facility. That means they got the facility to get the item correct. उनको फैसिलिटी मिला करेक्शन के लिए, मतलब करेक्ट आंसर देने के लिए, इसलिए वो फैसिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। सो टेस्ट आइटम शुड नीदर बी इजी और नॉर बी डिफिकल्ट। अब बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बच्चे अगर क्वेश्चन पेपर लिख के आते हैं, आप पूछेंगे कैसा रहा, बढ़िया, बढ़िया मतलब वो बैलेंस्ड पेपर था। गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट have some items of higher indices of difficulty placed at the beginning of the test, some items of moderate indices of difficulty। moderate मतलब कितना है? moderate मतलब 40 to 60%, वो moderate है 40 to 60%। ठीक है, and some items of lower indices of difficulty should be placed at the end। कोई भी क्वेश्चन पेपर है, कोई भी क्वेश्चन पेपर है, कुछ आइटम्स जो हायर डिफिकल्टी लेवल के हैं वो भी रहेंगे, और कुछ मिडिल वाला वो भी रहेंगे, और कुछ लोअर इंडेसेस वो भी रहेंगे। बट नॉर्मली आइटम्स हैविंग द डिफिकल्टी बिटवीन 20% to 80% are included in the test। Most of the items should be arranged from 20 to 80% in their order in the test paper। So 20 to 80 is the ideal one। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हमने 3 चीज यहां पर रखा है, स्मॉलर द परसेंटेज मोर डिफिकल्ट द आइटम, ग्रेटर द परसेंटेज लेस डिफिकल्ट द आइटम, एंड 20% से 80% रहेंगे तो हम उसको आइडियल मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स क्या है? अगर फैसिलिटी वैल्यू आपको पता चल गया कि 0.20 मतलब 20% है, आइटम क्या इजी है, आइटम डिफिकल्ट है, आइटम एक्सेप्टेबल है, आइटम इजी है, क्या है? 20%। ये 20%। यहां पर हमने लिखा है स्मॉलर मोर डिफिकल्ट, ग्रेटर लेस डिफिकल्ट। तो ये क्या है? आइटम इज डिफिकल्ट, नेचुरली इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये 20 से द फर्स्ट वन लेसर है, इसलिए डिफिकल्ट है, आइटम इज डिफिकल्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन, इन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज बेस्ट? कौन सा आप बेस्ट मान के चलेंगे? आइटम डिफिकल्टी अगर 0 है बेस्ट मानेंगे क्या? डिफिकल्ट नियर 100 है बेस्ट मानेंगे? डिफिकल्टी इज नियर 70 बेस्ट मानेंगे? नहीं, 70 होगा तो इजी हो जाएगा, एकदम इजी पेपर था, कोई बोलेगा कि इजी पेपर है। अगर 100 है तो बिल्कुल मतलब कोई भी करेगा। अगर डिफिकल्टी नियर 50 है, समवेयर बिटवीन 20 to 80, दैट मीन्स इट्स ए बैलेंस्ड पेपर। जैसे ये इसमें भी आया 50% आया, ये बैलेंस्ड पेपर है। ठीक, देखते हैं अभी। टेस्ट आइटम इज वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स
और डिफिकल्टी लेवल इज हायर दैन, कितना होगा? कितना होगा वो? ए या बी या सी या डी? क्वेश्चन नंबर 11, आइटम टेस्ट आइटम इज वेरी इजी, वेरी इजी। हमने बताया था 20 से 80, जितना आगे जाएंगे इजी है। ये कहाँ से है? ये यही नंबर है जो आपको बताएगा कि ये इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आई होप यू हैव क्लैरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफिकल्टी लेवल कैसे निकालते हैं। अब आइटम एनालिसिस देखिए। आइटम एनालिसिस डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। हमने डिफिकल्टी लेवल देख लिया, अभी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं आइटम वैलिडिटी भी बोलते हैं, आइटम वैलिडिटी भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। उसका मतलब यही है कि द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पीपल्स ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स और अचीवमेंट। हाई लो परफॉर्मर्स जो है, अचीवमेंट जिसका है, उसके मतलब टू व्हाट एक्सटेंट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एकदम मतलब जो पीपल्स हाई रैंकर से पीपल्स लो रैंकर से, उनका क्या डिस्क्रिमिनेशन पावर है उनके अंदर। इफ एन टेस्ट आइटम इज इफेक्टिव, उसका मतलब वही है, मोर पीपल्स फ्रॉम द अपर ग्रुप विल गेट द आइटम करेक्ट देन द नंबर ऑफ पीपल्स इन द लोअर ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे? इफ एन आइटम इज मोर इफेक्टिव, कैसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन है वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन था? उसका मतलब यही हुआ कि मोर पीपल्स फ्रॉम द अपर ग्रुप विल गेट द आइटम करेक्ट देन द नंबर ऑफ पीपल्स इन द लोअर ग्रुप। निचले वाले जो स्टूडेंट्स है और ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स है, मतलब ब्रिलियंट्स जो है, हमको ये रिजल्ट से देखना पड़ेगा कि जो ब्रिलियंट वाले हैं वो ज़्यादा ये क्वेश्चन को अटेंड किया है। ठीक है, उसको हम इफेक्टिव आइटम बोलेंगे। सो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या है फिर? एक फॉर्मूला के साथ, आइटम वैलिडिटी जिसको हम बोलते हैं, आर यू माइनस आर एल डिवाइडेड बाई हाफ टी। आर यू मतलब नंबर ऑफ पीपल्स इन द अपर ग्रुप हु गेट द आइटम राइट, और आर एल क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स इन द लोअर ग्रुप हु गेट द आइटम करेक्ट या राइट। और हाफ टी क्या है? हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इंक्लूडेड इन द आइटम एनालिसिस। जैसे कि हमने ये केस में हमने 24 स्टूडेंट्स को लिया है, हाफ ऑफ दैट इज 12। अब हम देखते हैं कितने बच्चे मतलब अपर ग्रुप से किया है और इन निचले ग्रुप में कितने हैं जो आइटम को राइट किया है। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हम डालेंगे। ठीक है, देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो आर यू माइनस आर एल, यहाँ पर आर यू कितना था? आर यू अपर ग्रुप में आई थिंक इट वाज 9, यस, अपर ग्रुप में 9 था और लोअर ग्रुप में 3 था। तो आंसर में कैसा होगा? आप सॉल्व कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम को? आर यू माइनस आर एल, दैट मीन्स 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ टी, हाफ ऑफ 24 और 12। ठीक है, तो कितना हो गया? 6/12.5 हो गया। ठीक है, 0.5 हुआ कि नहीं? ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर। अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर का रिजल्ट हमने इस स्टडी से या इसी केस में हमने देखा कि 0.5 हो रहा है, उसको लेकर के हम थोड़ा सोचेंगे। मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन पावर इज इंडिकेटेड बाय 1.00, मिनिमम डिस्क्रिमिनेशन पावर इज इंडिकेटेड बाय 0.0। ठीक है, इंक्लूड आइटम्स विथ हायर वैल्यूज ऑफ द इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी पेपर आपको बनाना है, आपको इंक्लूड करना चाहिए कौन सा? हायर वैल्यूज ऑफ इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जितना हायर होगा आप उसको इंक्लूड करेंगे। इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज 1, बेस्ट आइटम है, ये 0.5 में हमने निकाला है। इफ इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज 0.45 to 0.5, बिटवीन 0.45 एंड 0.5, गुड आइटम कहेंगे। और इंडेक्स डिस्क्रिमिनेशन 0 या निगेटिव में आ गया है तो आइटम मस्ट बी डिस्कार्डेड। आप चेंज कर दो उसको, वो क्वेश्चन को आप निकाल दो उससे, वो क्वेश्चन को मत डालो।
ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है डिस्क्रिमिनेशन पावर। ठीक है, तो ये रहा आपका इन समरी डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू टेल यू इफ इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डेसिमल में आपने देखा कि वो डेसिमल में पॉइंट में आता है पहले, और पॉजिटिव वैल्यू अगर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। और दैट मीन्स क्या है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब? मैंने कहा कि मोर गुड स्टूडेंट्स हैव करेक्ट आइटम्स दैन द पुअर स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है देन दैट ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ द वैल्यू इज जीरो, अगर वैल्यू जीरो है क्या होगा? आइटम हैज जीरो डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स जीरो अगर हो गया, आइदर आइटम्स आर वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसलिए वो जीरो है, इसलिए वो जीरो है। सो इन दिस कंटेक्स्ट द रिलेशन ऑफ ईच आइटम स्कोर्स टू द टोटल टेस्ट इज द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। जो हमने वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी का बताया था, ये क्या है? जो कंटेक्स्ट हमने देखा अभी, तो हम टोटल में ये बताएंगे कि द रिलेशन ऑफ ईच आइटम स्कोर्स टू द टोटल टेस्ट, टोटल टेस्ट के साथ ईच आइटम का जो रिलेशन है वो है कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। इफ ईच आइटम कोरिलेट्स हाईली विद द टोटल टेस्ट, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड टेस्ट, नहीं तो वो इनवैलिड टेस्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स क्या है? 0.4 के लिए क्या होगा? ओह, दैट वाज 11, दिस इज 12, दिस इज 13। ओके, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4, 0.4 अगर हो रहा है, आइटम एक्सेप्टेबल है, इज नॉट एक्सेप्टेबल, आइटम इज गुड एंड एक्सेप्टेबल, आइटम इज वीक, नन। कौन सा होगा? अगर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू मोर देन 0.4 है, हमने यही बताया था 0.4, मोर देन 0.4 है, तो ये क्या है? गुड एंड एक्सेप्टेबल, जो यही है 0.4, मोर देन 0.4। ठीक, और द टेस्ट मेजर्स what we intended to measure. This quality of the test is called reliability, validity, objectivity, usability. जो हम टेस्ट करना चाहते थे वही हम टेस्ट कर रहे हैं। We are intending to do a kind of test that we are doing. इसका मतलब है that is the validity. मैंने बताया था, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि in a test context the relation of each item score to the total test is the concept of validity. हम जो इंटेंड करते हैं वही टेस्ट हम बना रहे हैं, वही टेस्ट आइटम्स डाला है हमने। केमिस्ट्री पेपर में कोई फिजिक्स वाला क्वेश्चन नहीं डाल सकते हैं, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी क्या है? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ग्रुप के साथ अगर वो टेस्ट पेपर को आप ट्राई आउट करोगे, द रिजल्ट विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, वो रिलायबल होगा, रिलायबिलिटी उसको बोलेंगे। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? दैट मीन्स दैट इज द इंटर स्कोर रिलायबिलिटी बिटवीन टू स्कोर्स। ठीक है, वो रिलायबिलिटी को हम ऑब्जेक्टिविटी बोलेंगे। और यूजेबिलिटी हमने बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट, स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये सारे यूजेबिलिटी। हम डिटेल में अगर जाएंगे तो द वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्गर वन, सो बेटर वी आर restricting the idea into the difficulty level and discrimination पावर जो है वो दोनों के, ये दो टर्म के साथ हम रखेंगे, क्योंकि दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्लूप्रिंट डिज़ाइन। ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं आइटम एनालिसिस के साथ। तो हमने देख लिया द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट डिज़ाइन एंड ऑल। आप उसको बार बार देखिए, क्योंकि ये आइटम एनालिसिस पार्ट जो है वो इट रिक्वायर्स मोर अटेंशन।
क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट बना दिया उसका मतलब ये नहीं कि हमने फिनिश कर दिया सारे कुछ, नो, नॉट फिनिश्ड, इट हैज़ टू बी फॉलोड विद दिस काइंड ऑफ आइटम एनालिसिस, नहीं तो फिर क्वेश्चन ठीक ठाक नहीं रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ऑफ स्कूलिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको जो ब्लूप्रिंट डिज़ाइन हमने बताया है, आप पर्सनली एक अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट को लीजिए और वीडियो को देखने के साथ साथ आप उसका भी एक बनाइए, बना के हमको कमेंट में लिखिए सर हमने बना लिया है, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट इन द टेलीग्राम एंड वेयर आई अपलोड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में हमने नोट्स, ये इसका नोट भी आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। सो हम एक न्यू कंसेप्ट के साथ फिर बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू वंस अगेन।